सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर एजुकेशन। मेरा नाम है अभिषेक और आज के लेक्चर नंबर 2 ऑफ जीओसी में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट। मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 के अंदर में पढ़ाया है कि इंटरमीडिएट क्या होता है और कौन कौन से इंटरमीडिएट्स हैं। बेटा उससे पहले देखो, मैं वापस से ये लेक्चर नंबर 2 में रिपीट कर देता हूँ। ये जो लेक्चर सीरीज़ है मैंने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर स्टार्ट किया है और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कौन कौन से पोर्शन को कवर करेंगे या फिर कौन से एग्जामिनेशन के लिए कवर करने वाले हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम को कवर करेगा, आपके नीट एग्जाम को कवर करता है और आपके जेई एग्जामिनेशन को कवर करता है। ठीक है, तो अगर आप इन 3 एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं तो आप इस लेक्चर को बहुत प्रॉपरली फॉलो कर सकते हैं और आपके जितने भी टेस्ट सीरीज और जो भी आपके पीवाईक्यूज क्वेश्चंस हैं वो सारे इस लेक्चर सीरीज के अंदर में, इन लेक्चर सीरीज के अंदर में कवर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। और मैंने आपको बताया था पिछले क्लासेस के अंदर में हमारा एक ही लेक्चर हो रखा है, तो अगर आपको लगता है कि ये लेक्चर आप पहली बार देख रहे हैं आप मेरे चैनल पे, तो आप लेक्चर नंबर 1 को जरूर देखिएगा। लेक्चर नंबर 1 के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो जीओसी है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिकली वो इंटरमीडिएट्स के के ऊपर में चलता है। ठीक है, अब इंटरमीडिएट क्या होता है मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। इंटरमीडिएट्स आर दी ऐसा स्पीसीज जो कि एक रिएक्टेंट और जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट कन्वर्ट में मतलब यानी प्रोडक्ट में जो कन्वर्ट होगा उसके बीच में बनने वाला एक स्टेज है। यानी जब रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में तो उसके बीच में एक एक स्टेज आता है, दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट स्टेज। ठीक है, इंटरमीडिएट का पढ़ाई करना या फिर इंटरमीडिएट को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं ना, जैसे मान लीजिए कि प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, ये सब कुछ इंटरमीडिएट पे डिपेंड करता है कि रिएक्शन में क्या इंटरमीडिएट बना, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, रिएक्टिविटी क्या होगा, ये सब कुछ आपको जो है इंटरमीडिएट के बेसिस पे ही डिस्कस किया जाता है। अब जो इंटरमीडिएट है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ऐसे तो 5 इंटरमीडिएट्स बनते हैं। एक है कार्बन का कार्बोकैटायन, दूसरा है कार्बन का कार्ब एनायन। तो हम कोई भी एनायन के बारे में बात करेंगे, मैं इंटरमीडिएट्स का सिर्फ नाम ले लेता हूँ। कार्बोकैटायन, कार्ब एनायन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बीन और नाइट्रीन। ठीक है, तो ये तो 5 टोटल इंटरमीडिएट्स हैं, लेकिन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता रखा है कि 3 जो आपके मेजर हैं वो आपको यहाँ डिस्कस करना है। और एक आप कार्बीन जब पढ़ेंगे तो वो आपको मैं जब इनके कोर लेक्चर्स पढ़ाऊंगा, नेम रिएक्शंस जैसे रायमंड टीमन रिएक्शन हो गया, तो वहाँ पे आप डिस्कस करेंगे मेरे साथ में कार्बिन के बारे में। ठीक है, और कार्बिन का क्लासिफिकेशन वगैरह नाइट्रीन जो है मैं आपको पढ़ा दूंगा फर्दर लेक्चर्स के अंदर में, तो उनसे ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। तो आपका जो मेजर इंटरमीडिएट है वो है कार्बोकैटायन, दूसरा है कार्बेनाइन और तीसरा है कार्बन फ्री रेडिकल। तो इनके ही कह सकते हैं स्टेबिलिटी के बारे में आप जीओसी 1 के अंदर में कवर करते हैं। और मैंने आपको लेक्चर 1 में सारा कुछ बता रखा है कि कौन कौन सा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है जिसपे हम कार्बोकैटायन और कार्बोएनाइन को, या सॉरी कार्बेनाइन को, कार्बन फ्री रेडिकल को डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने आपको बता ही दिया था, 4 आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट यानी 4 फैक्टर्स पढ़ना है जो कि इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को डिफाइन करता है। पहला है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा है रेजोनेंस इफेक्ट, तीसरा है, या फिर आप रेजोनेंस इफेक्ट या फिर आप मेसोमेरिक इफेक्ट बोल लीजिए फिलहाल के लिए। उसके बाद में आप हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ते हैं और एक पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जिनमें से जो पहला है वो है आई इफेक्ट, जो कि मैं आपके साथ में स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब आई इफेक्ट पढ़ने के पहले आपको इनका बेसिक्स जानना पड़ेगा या फिर आई इफेक्ट क्या है उसको जानना पड़ेगा, और उसके बाद इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो हम कवर करने वाले हैं। मैं आपको इंडक्टिव इफेक्ट 2 लेक्चर्स के अंदर पढ़ाने वाला हूँ। ये लेक्चर नंबर 1 है इंडक्टिव इफेक्ट का। एक लेक्चर और आएगा जिसमें आपका जाके पूरा इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, तो डेफिनेशन वाइज देखते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट शिफ्टिंग of sigma bonded electrons in a molecule due to influence of electronegative or electropositive atoms group या atoms या फिर groups attached to a carbon chain resulting in a permanent dipole। देखो पढ़ने में ये बहुत बड़ा डेफिनेशन जैसा लग रहा है लेकिन बहुत सिंपल है, कुछ मेजर जो पॉइंट्स हैं, वर्ड्स हैं, उन पे जरा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, एक परमानेंट इफेक्ट है जिसमें होता क्या है, शिफ्टिंग होता है किसका, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का, किस में, एक मॉलिक्यूल में। क्यों, क्योंकि उसमें कोई ना कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ जाएगा या फिर कोई ना कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम आ जाएगा जो कि कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा या फिर कार्बन चेन के अंदर में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, जिसके वजह से हमें एक परमानेंट डायपोल दिखेगा। यानी जो इफेक्ट है वो परमानेंट होगा और वहां पे डायपोल यानी 2 पोल्स का जनरेशन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इसका अराइज होने का यानी क्या कारण है इंडक्टिव इफेक्ट होने का, तो देखिए इट अराइजेस फ्रॉम द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द टू एटम्स। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है दो एटम्स के बीच में तो इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट नहीं करता है।
ठीक है, इसमें होता क्या है, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन अ सिग्मा बॉन्ड इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसमें होता क्या है, जो सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शिफ्ट कर जाते हैं ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की तरफ, जिसके वजह से पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट होता है। दैट इज कॉल्ड द इंडक्टिव इफेक्ट। अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। यह ध्यान दीजिए, मैंने एक एल्केन लिया है जिसका नाम है ब्यूटेन, और बहुत प्रॉपरली अगर मैं बोलूं तो मैंने एक स्ट्रेट चेन यानी एन ब्यूटेन लिया हुआ है। अब एन ब्यूटेन में कार्बन 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 सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है और सारे कार्बन sp3 हैं। और हम जानते हैं कि जो sp3 कार्बन होता है उन सभी का इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी 2.5 होता है, जिसके वजह से ना ये कार्बन कोई भी एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींच नहीं रहा होगा, सबका इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी सेम है। अब रहा बात हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का जो, ये मैंने कार्बन के बारे में लिख दिया, sp3 कार्बन के बारे में, और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 2.1। अब ध्यान सुनिए, मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग वाले लेक्चर में पढ़ाया हुआ है कि अगर डेल्टा EN यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस अगर ज्यादा हो जाता है 0.4 से, तो बॉन्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड में। ठीक है, लेकिन अगर वो डेल्टा EN यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस इज लेस देन 0.4, अगर 0.4 से कम है या फिर 0.4 भी है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, यानी बॉन्ड के बीच में कोई भी पोलैरिटी डेवलप नहीं होगी। तो अगर आप देखिए, यहाँ जो कार्बन है और ये जो हाइड्रोजन है, दोनों के बीच में कार्बन का जो EN वैल्यू है 2.5 है, इट इज 2.1। तो इसका जो डिफरेंस है कितने का है, इट इज सिंपल 0.4। और 0.4 हो या 0.4 से कम हो तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, इट इज अ नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इसके वजह से इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई पोलैरिटी नहीं है, किसी भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई पोलैरिटी नहीं है। तो आप सीधा सीधी कह सकते हैं कि एन ब्यूटेन सीधा एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब आप याद रखिएगा, कोई भी एल्केन होता है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल ही होता है। अब मैं क्या करता हूं, ये जो H आप देख रहे हैं हाइड्रोजन एटम, ठीक है, इसको मैं रिमूव करता हूं। ठीक है, और इसके जगह पे मैंने एक नया एक एटम इंडक्ट कर दिया, यानी ऐड कर दिया उसके जगह पे। ठीक है, दिस इंडक्शन, अब इसके इंडक्शन होने से दिस इंडक्शन कॉज्ड क्या, देखो अभी तक इस बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन थे कोई भी EN डिफरेंस नहीं था, तो सेंटर ऑफ द बॉन्ड में ही दोनों इलेक्ट्रॉन्स था, यानी बॉन्ड जो बना हुआ है उसके दोनों एकदम सेंटर सेंटर पॉइंट पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स थे, जो कि एक कार्बन ने शेयर किया था, एक हाइड्रोजन ने शेयर किया था। लेकिन अब होगा क्या, जब क्लोरीन है, ये तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो होता है वो होता है 3। अब वो क्या करेगा, इस कार्बन और क्लोरीन का जो आइडियल अरेंजमेंट था इलेक्ट्रॉन का, उसको अपनी तरफ शिफ्ट कराएगा, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ शिफ्ट कराएगा, जिसकी वजह से होगा क्या, यहां पे बनेगा डेल्टा माइनस। ठीक है, और यहां पे बनेगा डेल्टा प्लस। ठीक है, तो यही मैंने ऊपर में लिखा था कि एक डेल्टा प्लस और एक डेल्टा माइनस का डेवलपमेंट हो जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड अ डाइपोल। दो पोल्स का जनरेशन हुआ है, डेल्टा प्लस एंड डेल्टा माइनस। ठीक है, और क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है क्लोरीन, उस वो इंडक्ट हो गया है। सर क्लोरीन ही लगाना है, नहीं, मैंने एक एग्जाम्पल क्लोरीन लिया है जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से। तो जैसे ही EN डिफरेंस क्रिएट होता है, ठीक है, वहां पे आपका एक डायपोल का जनरेशन हो जाता है। अब देखो, इससे पहले मैं यहां पे कंपेयर करूं तो यहां कार्बन और कार्बन के बीच में कोई EN डिफरेंस नहीं था, तो सभी के इलेक्ट्रॉन सेंटर पे पड़े हुए थे। ठीक है, एकदम सेंटर पे। लेकिन अभी क्या हुआ है, ये वाला जो कार्बन है, ये जो फर्स्ट कार्बन है जिससे क्लोरीन अटैच्ड है, इसके ऊपर में थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है। तो बगल वाले कार्बन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अपनी तरफ शिफ्ट कराएगा, ताकि वो अपना जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है पूरा कर पाए। तो इस कार्बन से थोड़ा इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से इसके ऊपर में भी थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। अब ये कार्बन को थोड़ा डेफिशिएंसी होगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा इधर ये शिफ्ट करेगा, तो इसके ऊपर में ट्रिपल डेल्टा प्लस हो जाता है। अब आप ये मत सोचिएगा कि सर सिंगल डेल्टा, डबल डेल्टा एंड ट्रिपल डेल्टा चार्ज बढ़ रहा है, नहीं। डेल्टा ऐसे ही छोटा होता है, छोटा चेंज को हम बोलते हैं डेल्टा, और आप डबल डेल्टा करेंगे यानी छोटा का भी छोटा, यानी अल्टीमेटली जो पॉजिटिव चार्ज है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। सर ऐसे ये पूरा तो चेन में लगेगा, नहीं, ये पूरे चेन में नहीं लगता है। हम लोग कहते हैं कि 3 to 4 कार्बन एटम्स तक जाते जाते ये जो इफेक्ट है वो कम हो रहा है, मतलब उसके बाद ये इफेक्ट ऑपरेट नहीं करेगा। तो देखिए, होता क्या है कि इंडक्टिव इफेक्ट होने का कारण क्या हुआ कि एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आता है, और पूरे इस ग्रुप के अंदर में यानी इस कंपाउंड के अंदर में दो तरीके का इफेक्ट शो होने लग जाता है। एक ऐसा इफेक्ट है, ध्यान दीजिए, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड। अगर आप इसको ध्यान दीजिए, तो यहाँ दो तरीके का ग्रुप हो गया, एक ये है क्लोरीन।
क्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है। और ये जो बाकी ग्रुप है, पूरा जो कार्बन चेन है, जिसको आप एल्काइल कह सकते हैं फिलहाल इस केस में, ये जो पूरा एल्काइल चेन है, ये मिलके इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है। तो आप देखिए क्लोरीन के आने की वजह से अभी कोई भी पहले कोई भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर रहा था, यानी किसी की तरफ इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर रहा था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, क्लोरीन आया है विड्रॉ करने के लिए और सारा इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन चेन की तरफ से उनको ट्रांसफर किया जा रहा है। तो इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, क्योंकि ये डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन मिलकर, और ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो आपको शायद ये समझ में आ गया होगा, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला ग्रुप होगा उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा, तभी वो विड्रॉ कर पाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू क्या होगा, कम होगा, इसी वजह से वो इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर ज़्यादा होता तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता, कम होने की वजह से वो डोनेट कर पाता है। तो देखिए ऐसे ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, जो डोनेट करते हैं, हम उनको कहते हैं कि सर वो प्लस आई इफेक्ट लगाता है। और ऐसे ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं उनको हम कहते हैं माइनस आई इफेक्ट लगाता है। यानी जो इंडक्टिव इफेक्ट है दो तरीके का होगा। यहाँ पे जो एल्काइल चेन है वो प्लस आई लगा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है यानी जिसका इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वो माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है। शायद आपको ये बात अभी समझ में आया होगा कि आई इफेक्ट क्या है। और ये पॉइंट्स है, बहुत सारे पॉइंट्स हम सभी को भी पढ़ने वाले हैं। आपको अभी ये फर्स्ट पेज पे ये बात समझ में आया होगा कि किसी ग्रुप के इंडक्ट होने के वजह से ये इफेक्ट क्रिएट होता है, और ये इफेक्ट तब तक रहेगा जब तक वो क्लोरीन रहेगा। क्लोरीन हट जाएगा तो ये इफेक्ट ऑटोमेटिकली जो भी डायपोल का जनरेशन हुआ है वापस से हट जाएगा, क्योंकि वहां पे वापस से कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। तो मैंने इस वाले पेज पे बस आपको ये बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होना यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, और वो प्लस आई इफेक्ट होता है। और अगर वो विड्रॉ करने वाला ग्रुप है तो वो माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, और उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं। अगर हम बात करें इसके नेचर के बारे में, ठीक है, आई इफेक्ट का नेचर, तो देखिए मैंने आपको डिस्कस किया, जो आई इफेक्ट है ये एक परमानेंट इफेक्ट है। ठीक है। इट एग्जिस्ट एज लॉन्ग एज द एटम और ग्रुप आर अटैच्ड। जब तक वहां क्लोरीन लगा रहेगा या फिर कोई ग्रुप लगा रहेगा जो कि विड्रॉ कर रहा है, वो इफेक्ट दिखता रहेगा। ठीक है। दूसरा, ट्रांसमिटेड ओनली थ्रू अ सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड में ये इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग नहीं होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, इट इज द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सिग्मा बॉन्ड। द इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, दूर जा रहे हैं हम उस एटम से जो कि लगा है, जैसे क्लोरीन यहाँ पे एग्जांपल में था, इफेक्ट उसका डिक्रीज हो रहा है। देखिए सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पे लग रहा है, फर्स्ट वाले कार्बन पे, सेकंड वाले कार्बन पे कम है, थर्ड वाले कार्बन पे और कम है, फोर्थ पे और कम हो जाएगा। यानी अगर हम देखें तो आई इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है। आई इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है, और डिस्टेंस पे कैसे, उल्टा, इनवर्स रिलेशन। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है आई इफेक्ट कम होता जा रहा है। अब कोई भी इफेक्ट बात कीजिए, प्लस आई बात कीजिए तो भी डिस्टेंस के हिसाब से कम हो जाएगा, और अगर आप माइनस आई बात करेंगे वो भी डिस्टेंस के हिसाब से कम हो जाएगा। तो ये होता है डिस्टेंस डिपेंडेंसी ऑफ द आई इफेक्ट। इसमें लिखा हुआ है, रैप देखिए ध्यान से, द इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट एंड रैपिडली डिक्रीजेस विद द नंबर ऑफ बॉन्ड्स अवे फ्रॉम द इन्फ्लुएंसिंग ग्रुप। यहाँ पे इन्फ्लुएंसिंग ग्रुप कौन सा है, क्लोरीन, उसके बारे में बात कर रहा है। सिग्निफिकेंट यूजुअली ओनली थ्रू दो से तीन बॉन्ड्स। दो से तीन बॉन्ड में आप कहाँ तक पहुंचेंगे, तीन से चार कार्बन तक ही पहुंचेंगे, तो वहीं तक ये ऑपरेट करता है। ठीक है। नेक्स्ट है कितने टाइप का आई इफेक्ट होता है, मैंने अभी आपको डिस्कस किया। एक कहेंगे हम पॉजिटिव आई इफेक्ट और दूसरा कहेंगे माइनस आई इफेक्ट। ठीक है। पॉजिटिव आई इफेक्ट किसको बोलते हैं, मैंने आपको जस्ट बताया था। पॉजिटिव आई कौन लगाएगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। देखिए पॉजिटिव आई के लिए मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पॉजिटिव आई लगाता है। और कैसे ग्रुप होंगे जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, कम होगा। तो देखिए इस पूरे सीरीज में आपको लिखूंगा अभी। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का एग्जांपल क्या होता है, बहुत बढ़िया एग्जांपल है एल्काइल ग्रुप। जितने एल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जैसे मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में आते हैं। ठीक है। जो कि पुश करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को टुवर्ड्स दी कार्बन चेन। ये इलेक्ट्रॉन जो है उसको अपनी से दूर भेजते हैं। और जो माइनस आई इफेक्ट लगाता है उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। उसके अंदर में कौन कौन है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स होंगे, जैसे हेलोजन हो गया, NO2 हो गया, COH ग्रुप हो गया, साइनाइड हो गया, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले ग्रुप हैं। तो सो दे पुल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवे फ्रॉम द कार्बन चेन। ये कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन को दूर लेकर जाएंगे, एंड दीज मेक्स द एडजेसेंट एटम मोर पॉजिटिव। देखिए क्लोरीन जब जुड़ा था तो उसने कार्बन के ऊपर में क्या डेवलप किया था, पॉजिटिव चार्ज ना, इसी बारे में बात कर रहा है। चलिए थोड़ा सा हम बात करेंगे। इससे पहले मैं आगे इन पॉइंट्स को कवर करने से पहले मैं आपको प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर बोलना चाहूंगा, याद रखना है आपको।
ठीक है, मुझे तो ऑल दो मुझे पढ़ाते ये याद हो गया है, लेकिन आपको ये आई इफेक्ट याद रखना पड़ेगा। तो देखिए, अगर मैं बात करूं प्लस आई इफेक्ट के बारे में, ठीक है, तो प्लस आई इफेक्ट कौन लगाएगा? जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगा? कम होगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स का ये एक सीरीज है। कौन ज़्यादा, कौन अच्छे से डोनेट करेगा, ये एक सीरीज है, वो आपको याद रखना है। तो प्लस आई इफेक्ट में अगर हम बात करेंगे, मैं प्रॉपर्ली सीरीज लिख देता हूँ, आप ध्यान रखिए इसको। सबसे पहले आता है CH2- कार्बन डोनर, देन आता है NH- यानी नाइट्रोजन डोनर, देन आता है O- यानी ऑक्सीजन डोनर, देन आता है COO- कार्बोक्सिलेट आयन आयन नेक्स्ट आता है टर्शरी ग्रुप, यानी टर्शरी अल्काइल, CH3 CH3 CH3, यानी 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप। नेक्स्ट आता है 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप, CH3 एंड CH3। नेक्स्ट आता है 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप, CH2 CH3। और उसके बाद में मिथाइल ग्रुप आता है। ठीक है, अब मिथाइल ग्रुप आता है, लेकिन मिथाइल में मैं एक बार ट्रिटियम यूज करूंगा, तो CT3 सबसे ज्यादा होगा आई इफेक्ट में, देन होगा CD3 ड्यूटेरियम के साथ में, और सबसे लास्ट में होगा CH3। तो हम कह सकते हैं कि एल्काइल ग्रुप जो होता है, यानी मिथाइल ग्रुप जो होता है, उसका आई इफेक्ट सबसे क्या होता है? कम होता है। और कौन सा आई इफेक्ट? प्लस आई इफेक्ट। सारे तो एल्काइल ग्रुप हैं, तो वो तो इलेक्ट्रॉन देंगे ही देंगे। ठीक है, तो ये ऑर्डर है प्लस आई इफेक्ट का, जो आपको आपको कॉपी में लिख लेना है, नोट्स बना लीजिएगा, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप्स हैं। ठीक है, अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ मुझे कैसे याद रहता है। देखिए, अगर किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, तो आप देखिए डोनेटिंग सेंटर कौन है। तो अगर आप देखेंगे, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, नेक्स्ट है नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, नेक्स्ट है ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। ये तीनों जो मैंने एटम्स लिखा है, जो कि डोनर सेंटर्स हैं, ये सभी एक पीरियड से बिलोंग करते हैं, और पीरियड के अंदर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, यानी EN डिसाइड करता है कि कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो बताइए, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, जो कि ऑक्सीजन का है इस केस में 3.5, नाइट्रोजन इज 3 एंड कार्बन इज 2.5। तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, वो इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा क्या? ये जल्दी नहीं देना चाहेगा। ये जल्दी देगा तो एक बेटर डोनेटिंग ग्रुप कौन हुआ? कार्बन सेंटर। दैट इज वाई देखिए, कार्बन डोनर सबसे अच्छा, नाइट्रोजन डोनर, देन ऑक्सीजन डोनर। अब यहाँ पे तो मैं आपको जब तक रेजोनेंस नहीं पढ़ाऊंगा, तब तक ये आपको नहीं समझ में आएगा। फिलहाल ये आपको याद करना पड़ेगा कि ऑक्सीजन डोनर है, लेकिन ये रेजोनेंस में है, तो थोड़ा डोनेटिंग टेंडेंसी कम हो गया है। तो इस तरीके से आपको प्लस आई याद करना है। और उसी तरीके चलते हैं माइनस आई सीरीज के तरफ में। बेटा थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज को इग्नोर करना है, ठीक है, ये थोड़ा सा हाईवे के साइड में रहता हूँ, तो बैकग्राउंड नॉइज आएगा। नेक्स्ट इज माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट कौन लगाता है? माइनस आई इफेक्ट वो लगाएगा जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगा तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, अब इनमें कौन आएगा? सोच के देखो, विड्रॉ कौन कर सकता है? बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, या फिर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। तो माइनस आई इफेक्ट का अगर हम सीरीज बात करें, तो माइनस आई इफेक्ट सीरीज भी आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहला होता है, ये थोड़ा बड़ा सीरीज होगा, याद रखना, NF3+, नेक्स्ट NR3+, नेक्स्ट NH3+, उसके बाद में NO2 ग्रुप, नेक्स्ट साइनाइड ग्रुप, नेक्स्ट COOH ग्रुप, नेक्स्ट CHO ग्रुप, नेक्स्ट हैलोजन ग्रुप। अब ध्यान दीजिए, हैलोजन भी बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हैलोजन में हम कैसे देखेंगे? क्योंकि चार चार हैलोजन है, तो सिंपल सा बात है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा तो कौन आएगा? फ्लोरीन सबसे ज्यादा, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। दिस विल बी द ऑर्डर फॉर हैलोजन्स। ठीक है, हैलोजन के बाद में कौन आएगा? आप OR ग्रुप, एल्कोक्सी ग्रुप कहते हैं। जैसे मीथॉक्सी, जैसे OCH3 होगा मीथॉक्सी, OC2H5 होगा इथॉक्सी ग्रुप। नेक्स्ट उसके बाद आता है OH ग्रुप, उसके बाद में आता है एल्काइन वाला कार्बन, उसके बाद में आता है NH2 ग्रुप। उसके बाद में दो और हैं, एक को हम कहेंगे फिनाइल, आपने सुना होगा C6H5। ठीक है, बेंजीन में से आप एक हाइड्रोजन को क्या करेंगे? हटा देंगे, तो ये ग्रुप है C6H5। कंफ्यूज नहीं होंगे कि टॉलिन मैंने बनाया है, दिस इज क्या कहते हैं, बेंजाइल ग्रुप, सॉरी बेंजाइल कह रहा हूँ, फिनाइल ग्रुप। एंड लास्ट इज द आपका डबल बॉन्डेड कार्बन, CH
डबल बॉन्ड CH2। तो ये पूरा ऑर्डर है, अगर ये ग्रुप लगा हुआ है एज इन सब्स्टिट्यूएंट तो इस तरीके से वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, प्रायोरिटी बोलिए, प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ आई इफेक्ट, या फिर हम इसको बोलेंगे पावर ऑर्डर ऑफ द आई ग्रुप। ठीक है, ये आपको याद कर रखना पड़ेगा, यही मैं थोड़ी देर बाद आपको काम में लूंगा। ठीक है, चलिए आते हैं वापस से टॉपिक पे। अब कुछ पॉइंट्स हैं, थोड़ा फटाफट देख लेते हैं। मिथाइल ग्रुप एग्जिबिट द मिनिमम प्लस आई इफेक्ट। अभी जस्ट मैंने बताया था मिथाइल यानी CH3 ग्रुप, उसमें भी CT3 थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन मिथाइल ग्रुप क्या होता है, एज एन एल्काइल ग्रुप में प्लस आई सबसे कम लगता है। हाइड्रोजन जो है उसको रेफरेंस रखा गया है, और हाइड्रोजन का जो आई इफेक्ट है वो सबसे कम माना गया है, और वो सब पूरे सभी में सबसे कम माना गया है। और वो कितना माना गया है, हाइड्रोजन के लिए जो आई इफेक्ट है वो 0 माना गया है, यानी हाइड्रोजन ना इलेक्ट्रॉन देगा ना हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, द इफेक्ट इज वीक एज कंपेयर टू रेजोनेंस या फिर मीजोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस या फिर मीजोमेरिक इफेक्ट से कम है, और हाइपर कॉन्जुगेशन से भी इसका इफेक्ट कम लगता है। रिप्रेजेंटेड यूजिंग एरोज इन द स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ऑब्वियस, मैंने अभी जब कार्बन चेन बनाया था तो मैं इलेक्ट्रॉन को किसकी तरफ दिखा रहा था, ट्रांसफर ऐसे एरो करके, ऑब्वियस क्लोरीन की तरफ दिखा रहा था ना। तो यही बात कर रहा है कि हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं कि किधर की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है। नेक्स्ट लिखा हुआ है ओनली 10% ऑफ द इफेक्ट इज ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट एटम बियॉन्ड द इमीडिएट नेबर। तो ये आपको उतना जरूरत नहीं है याद करने का, कहने का मतलब है कि आगे ट्रांसफर सिर्फ कितना होता है, 10% होता है, कार्बन पार करेगा 10% ही इफेक्ट ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट, यूज टू प्रेडिक्ट द रिएक्टिविटी। ऑब्वियस मैं पढ़ा ये टॉपिक इसीलिए रहा हूँ कि हम रिएक्टिविटी की तरफ जाएं। ऑर्डर ऑफ एसिडिटी एंड बेसिक स्ट्रेंथ, जो कि कल आप पढ़ने वाले हैं लेक्चर में। और आज आप पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ द रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, मैंने आपको बताया लेक्चर के स्टार्टिंग में, यानी हम कार्बोकेटायन, कार्बन आयन और कार्बन फ्री रेडिकल का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। इसका लिमिटेशन क्या है, तो सबसे बड़ा लिमिटेशन अगर हम ध्यान दें तो ये ओवरशैडो हो जाता है, किसके वजह से, रेजोनेंस या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। जब रेजोनेंस इफेक्ट आएगा काम में तो हमारा आई इफेक्ट डोमिनेट नहीं कर पाएगा, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है तो इसका इफेक्ट क्या हो जाता है, फॉल्स ऑफ, यानी कम हो जाता है बहुत जल्दी। मैंने क्या बोला, 10% ही सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है, तो जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इसका इफेक्ट क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। आई होप जो बेसिक पॉइंट्स हैं आपको कवर हो गया है। नेक्स्ट जो है वही है इसका एप्लीकेशन पार्ट, क्योंकि मैंने ये टॉपिक आपको आई इफेक्ट इसीलिए पढ़ाया कि आप इसके एप्लीकेशंस को समझ पाएं। मैंने भी क्या बोला, एप्लीकेशंस में आप एसिडिक स्ट्रेंथ भी निकालना सीखेंगे, मतलब ऑर्डर, बेसिक स्ट्रेंथ भी निकालना सीखेंगे, आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बन आयन एंड फ्री रेडिकल भी सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरा जो पहला एप्लीकेशन है वो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बाय द इंडक्टिव इफेक्ट। सिर्फ हम आई इफेक्ट को कंसिडर करके स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के बारे में बात करने वाले हैं। मैं एक एक करके सभी के बारे में बात करूंगा, कार्बन आयन वगैरह सब आएगा। ध्यान सुनिए, अब मैं आपको 3 रूल बताऊंगा, और ध्यान रखना है एग्जामिनेशन में ये 3 रूल सीरियल वाइज ही लगेगा। पहले आप रूल नंबर 1 पे जाएंगे, अगर उससे क्वेश्चन सॉल्व हुआ तो ठीक, नहीं तो आप रूल नंबर 2 पे जाएंगे, रूल नंबर 2 से हुआ तो ठीक, नहीं तो आप रूल नंबर 3 पे जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। सबसे पहले कोई अगर आपको कार्बोकेटाइन दिया गया है तो जिस कार्बन पे कार्बन प्लस यानी कार्बोकेटाइन बनाया गया है आप उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी चेक करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है और ये एक मॉलिक्यूल है, आप देख पा रहे हैं सभी जगह ये कार्बोकेटाइन है। इंपॉर्टेंट बात, ये जो कार्बोकेटाइन बनाया गया है ये sp कार्बन पे बनाया गया है क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये sp2 कार्बन पे बनाया गया है, और ये sp3 यानी सिंगल बॉन्डेड कार्बन पे बनाया गया है। और हम जानते हैं कि sp3 कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम 2.5 होता है, sp2 कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 2.75, एंड sp कार्बन का जो हाइब्रिडेशन का जो en वैल्यू होता है वो होता है 3.5। तो जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता है तो en वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है। अब बताइए, जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा होगा क्या वो अपने ऊपर में पॉजिटिव चार्ज रखना चाहेगा, ऑब्वियस नहीं रखना चाहेगा, क्योंकि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो अपने ऊपर में नेगेटिव रखना चाहेगा, पॉजिटिव नहीं। तो बताइए, ये कार्बन जो है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसके ऊपर में आपने पॉजिटिव रख दिया है, तो ये कम स्टेबल हो गया ना। इसी वजह से अगर आप स्टेबिलिटी ऑर्डर देखिए तो सबसे ज़्यादा पहले वाली ने sp3 कार्बन का है, देन sp2 कार्बन का है, देन sp कार्बन का है। तो इसको डायरेक्ट याद रखने के लिए, एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द कार्बोकेटाइन बढ़ता है तो स्टेबिलिटी घट जाती है। देखिए ये रहा ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है इसका, 3.25, और जिसके वजह से, सॉरी ये 3.5 मैंने लिख दिया है, इट इज़ 3.25, 3.25, जिसकी वजह से इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, और इसकी स्टेबिलिटी कम हो गई। तो रूल नंबर 1 में आप सबसे पहले कार्बोकेटाइन का
ईएन वैल्यू चेक करते हैं। अगर मान लो ईएन वैल्यू सभी कार्बोकेटाइन का सेम है, देन आप डिग्री के ऊपर में जाएंगे। देन स्टेबिलिटी आपके डिग्री पे डिपेंड करेगा कार्बोकेटाइन का। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। 3 डिग्री एक कार्बोकेटाइन बनाता हूँ, CH3, C कार्बोकेटाइन, CH3, CH3। दूसरा है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, CH3, C H, CH3 एंड कार्बोकेटाइन। लास्ट है CH3 कार्बोकेटाइन एंड H2, यानी इधर पे कोई मिथाइल ग्रुप नहीं लगा हुआ है। अगर मान लीजिए इन तीनों में आपसे पूछा जाता है कि कौन ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है, आप क्या देखेंगे? सबसे पहले आप देखेंगे कि क्या, रूल नंबर 1 देखेंगे, क्या ये जो कार्बोकेटाइन है वो अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कार्बन है? नहीं, सारे सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, तो सभी का ईएन सेम है, यानी रूल नंबर 1 जो है यहाँ पे ऑपरेट नहीं करेगा। रूल नंबर 2 पे जाना पड़ेगा। रूल नंबर 2 कहता है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो है, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, और ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो ऑर्डर इसी तरीके से निकाला जाएगा। अब ये ऐसा हम कैसे पहचानते हैं कि 3 डिग्री है? तो जिस कार्बन पे कार्बोकेटाइन बना है वो फर्दर कितने कार्बन से अटैच्ड है, वो उसकी डिग्री को बताता है। तो ये 3 डिग्री है, ये 2 साइड से लगा है, ये एक साइड से लगा हुआ है, तो ये 1 डिग्री है। अब देखो, ऐसा क्यों है कि ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है? अब ध्यान से एक बात को समझना, कोई भी आयन होता है ना, आयन को अगर आपको स्टेबलाइज करना है, ठीक है, तो आयन की स्टेबिलिटी यानी उसको स्टेबलाइज करना है, तो उसके चार्ज को क्या करना पड़ेगा? चार्ज को करना पड़ेगा कम। तो सोचिए, अगर एक कार्बोकेटाइन है और उसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन दे दूं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दूं, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दूं, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन का जो डेफिशिएंसी दिख रहा है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी कम हो जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज धीरे 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 जीरो की तरफ जाएगा, यानी वो न्यूट्रल होने लगेगा, और जैसे जैसे उसका चार्ज कम होता है, उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है। तो कार्बोकेटाइन, यानी अगर आप ध्यान दीजिए, कार्बोकेटाइन और कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है, ये दोनों इंटरमीडिएट हैं। इनके पास में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होता है और इसके पास में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो दोनों के दोनों क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, इसी वजह से इन दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कौन देगा इसको इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन वही देगा जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को हम क्या कहते हैं? प्लस आई। तो जितना ज़्यादा प्लस आई ग्रुप होता है, वो इसको स्टेबलाइज करता है। अब मुझे आंसर कीजिए यहाँ पे, क्या एक मिथाइल ग्रुप प्लस आई लगाता है? यहाँ पे कितने प्लस आई ग्रुप हैं? 1, 2 और 3। प्लस आई मतलब तीनों मिलकर इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, वो स्टेबलाइज हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ 2 ही देने वाले ग्रुप हैं, 2 ही डोनेट कर रहे हैं, तो प्लस चार्ज थोड़ा कम कम हो पाएगा। और यहाँ पे एक ही एल्काइल ग्रुप है, तो चार्ज और कम हो पाएगा, मतलब चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज जिसको मुझे डिक्रीज करना है वो कम हो पाएगा, पहले वाले में ज़्यादा डिक्रीज होगा, जिसके वजह से हम बोलेंगे कि 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, 2 डिग्री कम स्टेबलाइज करेगा, 1 डिग्री और कम स्टेबलाइज करेगा, क्योंकि हमें चार्ज कम करना है, और जितना डोनेटिंग ग्रुप रहेगा उतना ज़्यादा चार्ज कम होगा, और उतना ज़्यादा जैसे जैसे चार्ज कम होगा उतना ही ज़्यादा आपको स्टेबिलिटी मिलेगा। तो रूल नंबर 2 में आप सीधा याद रखेंगे, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री होती है। ठीक है। अब आता है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में अगर हम ध्यान दें, ये कब लगाओगे? जब रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 काम नहीं कर रहा है, आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है कि अगर रूल नंबर 1 एंड 2 फेल हो जाए, तब स्टेबिलिटी जो होगा वो कार्बोकेटाइन का, वो प्लस आई इफेक्ट जो मैंने आपको जस्ट बताया, प्लस आई इफेक्ट के क्या होगा? डायरेक्टली ओशनल होगा, और माइनस आई इफेक्ट के इन्वर्सली ओशनल होगा। बेटा ये देखो, ये गलत हो गया है, आई इफेक्ट नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। यानी जितना ज़्यादा प्लस आई लगेगा कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज होगा, जितना कम लगेगा वो माइनस आई, मतलब जितना माइनस आई ज़्यादा लगेगा स्टेबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। अब ज़्यादा लगना और कम लगना किस पे डिपेंड करता है? प्रायोरिटी पे। यस, प्रायोरिटी पे डिपेंड करेगा, लेकिन हम आई इफेक्ट को पहले डिस्टेंस पे देखेंगे, देन नंबर पे देखेंगे, देन प्रायोरिटी या फिर पावर पे देखेंगे, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ब्लैक स्क्रीन पे बताया था। ठीक है। तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं, जब भी मैं आई इफेक्ट का थर्ड रूल लगाता हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि डीएनपी रूल को फॉलो कीजिए, यानी पहले डिस्टेंस, देन नंबर, देन पावर पे जाते हैं। ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। नेक्स्ट पेज की तरफ चलेंगे, जहाँ पे मैं इसके एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये है क्वेश्चन नंबर 2, जिनमें क्वेश्चन वही है, ध्यान दीजिएगा, सारे क्वेश्चंस में वही कराऊंगा। राइट
the decreasing order of stability of कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। ठीक है, अभी 4 मॉलिक्यूल्स आपको बनाए गए हैं जिसमें आपको कार्बोकेटाइन दिख रहा होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं, ध्यान दीजिए मैं कैसे सॉल्व करूंगा इसको। चलिए, जब भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पूछी जाएगी तो पहले आप कॉमन चीज ढूंढिए। रूल नंबर 1 में, तो रूल नंबर 1 का कॉमन चीज क्या था कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बोकेटाइन का क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो रूल नंबर 1 से अगर देखोगे तो सब सिंगल बॉन्डेड ही कार्बोकेटाइन है, सिंगल बॉन्डेड है, तो रूल नंबर 1 से सॉल्व नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है डिग्री से। तो देखिए, ये जो कार्बन है जिसके ऊपर में कार्बोकेटाइन बनाया गया है वो सिर्फ एक कार्बन से कनेक्टेड है, सब जगह एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, यानी रूल नंबर 2 भी फेल हो गया क्योंकि किसी का डिग्री अलग नहीं है। तो रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 से नहीं हो पाएगा। अब आते हैं रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 कहता है कि जितना ज़्यादा प्लस आई ग्रुप लगा रहेगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी, जितना माइनस आई लगा रहेगा वो डी स्टेबिलिटी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जब भी आपको ये वाला यानी रूल नंबर 3 लगाना होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात। रूल नंबर 3 आप जब भी लगाएंगे तो आपको डीएनपी रूल को फॉलो करना होगा। पहले डिस्टेंस, नंबर एंड पावर, ये बात ध्यान ध्यान में रखना है। और डीएनपी लगाने के पहले आपको तीनों में कॉमन ग्रुप्स क्या है या फिर कॉमन चीज़ क्या है वो ढूंढना पड़ेगा। तो अगर आप देखें, ये वाला जो चीज़ है ये सभी में कॉमन है। अगर आप देखें तो ये जो मैं बना रहा हूँ ये सभी में कॉमन है। तो मुझे एक कॉमन ग्रुप दिख गया कि ये जो ऐसा ग्रुप है वो कॉमन है, तो मैं पहले इसको मार्क कर लेता हूँ। ध्यान दीजिए, ये ग्रुप इसके अंदर में पूरा क्या है, कॉमन है सभी के अंदर में। अब इस कॉमन ग्रुप में क्या एक्स्ट्रा लगा है जो कि इसकी स्टेबिलिटी को अलग अलग कर सकता है, उस पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे लगा हुआ है साइनाइड ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ है, अच्छा साइनाइड ग्रुप का इफेक्ट भी बात करते चलते हैं, ये होता है माइनस आई। आप देख लीजिएगा पीछे में टेबल जाके, और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये। और ये है मिथाइल ग्रुप, और मिथाइल ग्रुप का भी क्या लगता है, प्लस आई, यानी एल्काइल ग्रुप है ना, प्लस आई लगाएगा। हेलोजन है, हेलोजन तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो उसका क्या लगेगा, माइनस आई इफेक्ट लगेगा। और ओ OH जो है वो भी माइनस आई के अंदर में आता है, यानी ये भी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। अब ध्यान दीजिए, अब इसमें प्लस आई और माइनस आई ग्रुप हैं, तो प्लस आई स्टेबलाइज करेगा और माइनस आई डिस्टेबलाइज करेगा। तो क्या ये बात समझ में आ गया कि जो मॉलिक्यूल नंबर बी है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि प्लस आई उसमें लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका तो स्टेबिलिटी समझ में आता है प्लस आई से बढ़ गया होगा। इन तीनों में कैसे डिसाइड करें, तो इन तीनों में सबसे जाइए पहले डिस्टेंस देखने के लिए, कि माइनस आई किसका ज़्यादा लग रहा है, वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होगा। तो देखिए सभी कार्बोकेटाइन का डिस्टेंस सेम है उस एक्स्ट्रा ग्रुप से। ठीक है, तो डिस्टेंस इज सेम। देन आप जाएंगे नंबर, नंबर में साइनाइड भी एक ही लगा हुआ है, क्लोरीन भी एक ही लगा हुआ है, ओ OH भी एक ही लगा हुआ है। तो डिस्टेंस से नहीं हो पाया, नंबर से नहीं हो पाया, देन हमें जाना पड़ेगा पावर या फिर प्रायोरिटी पे। अब बताइए, साइनाइड में और क्लोराइड में और ओ OH में अगर हम माइनस आई इफेक्ट देखेंगे तो सबसे ज़्यादा किसका माइनस आई इफेक्ट होता है, माइनस आई इफेक्ट आपका ऑर्डर अगर नहीं याद है तो देख लीजिए, सबसे ज़्यादा साइनाइड का होता है, देन उसके बाद में हेलाइड का होता है, और देन उसके बाद में होता है ओ OH ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट। तो मैं माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा किसका बोलूँगा, साइनाइड का सबसे ज़्यादा है। फिर क्लोराइड का क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा, उससे कम होगा, और ओ OH का सबसे कम होगा। ठीक है, तो अगर आप देखिए जिसमें माइनस आई कम लग रहा होगा वो तो स्टेबलाइज करेगा, के लिए इन्वर्स रिलेशन है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिए, माइनस आई कम लगना स्टेबिलिटी बढ़ना। तो वही बात है, माइनस आई किसका कम लग रहा है, ओ OH वाले का। तो बी के बाद सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, डी होगा। ठीक है, फिर कौन होगा, सी नंबर होगा, क्योंकि उसका माइनस आई थोड़ा सा बढ़ा है। और जहाँ पे माइनस आई बहुत ज़्यादा लग रहा होगा वो तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, सबसे कम स्टेबल होगा। तो यानी इसका जो क्वेश्चन का स्टेबिलिटी ऑर्डर निकलेगा वो क्या निकलेगा, BDCA। यानी अगर आप टू के 1 2 3 4 बोलेंगे तो 2 1 4 C। ठीक है, सॉरी 2 1 कैसे कह रहा हूँ मैं, 2 4 3 1, 2 4 3 1 विल बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग जो सेकंड क्वेश्चन है उसको भी अभी बनाने वाले हैं। चलिए, अब सेकंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। देखो, एकदम आप धीरे धीरे समझिए, मुझे पता है अगर लगता है कि आपको ये चीज़ आता है लेकिन आप सीखने बैठे हैं, तो आप इस लेक्चर को उसी तरीके से देखो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, आपको कहीं कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगेन आपको सारे जगह कार्बोकेटाइंस बनाए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, आप पूरा ऑर्डर लिखिए।
तो मैंने क्या बोला, रूल नंबर 1 लगाइए। रूल नंबर 1 में सभी कार्बोकेटायन सिंगल बॉन्ड पे ही बना हुआ है, यानी रूल नंबर 1 में ई एन वाला फैक्टर नहीं लगेगा। रूल नंबर 2 क्या कहता है, आप देखेंगे डिग्री, सारे कार्बोकेटायन 2 डिग्री वाले ही हैं, आप देख पा रहे हैं, देखो ये जो कार्बोकेटायन है इधर भी कार्बन यानी 2 डिग्री ही है हर जगह, तो यानी रूल नंबर 2 से नहीं हो पाएगा। रूल नंबर 3 पे आते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3 हमें ये कहता है कि प्लस आई और माइनस आई, देखिए तो पहले इन ग्रुप्स का इफेक्ट पता करने के पहले कॉमन देखना पड़ेगा। तो क्या कॉमन सभी में ये साइक्लोहेक्सेन रिंग दिख रहा है आपको, ये जो 6 मेंबर्ड रिंग है वो सभी में है। दिस इज कॉमन, जिसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज का लोकेशन यहाँ, ये कॉमन है सभी में। तो कॉमन चीज के अलावा एक्स्ट्रा क्या है, क्लोरीन जिसका लग रहा होगा माइनस आई, साइनाइड जिसका लग रहा होगा माइनस आई, ओ एच जिसका लग रहा होगा माइनस आई, फ्लोरीन जिसका लग रहा होगा माइनस आई, ये दो क्लोरीन है, इन दोनों का लग रहा होगा माइनस आई, एंड NO2। ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी दिखा सकते हैं आप, ये तो थोड़ा प्लस मुझे बनाना चाहिए, लेकिन ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ध्यान रखना, कहीं भी मैं ऐसा बनाऊंगा फ्यूचर लेक्चर में तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही होगा। मैं जिस डिवाइस से जिस ऐप से बनाता हूँ वहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड फंक्शन मुझे नहीं दिया है, तो मैं इसमें दिखा नहीं पा रहा हूँ। NO2 कुछ ऐसा होगा, मैं एक बार बना देता हूँ, एन डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे कोऑर्डिनेट और यहाँ से कनेक्टेड है रिंग से। ठीक है, ओके। तो NO2 का क्या इफेक्ट लगता है, माइनस आई लगता है, ये सब मुझे याद है लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, सभी में माइनस आई लग रहा है, और हमें पता है अगर हम माइनस आई इफेक्ट लगाएंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन डिक्रीज करेगा, लेकिन उसमें भी जिसका माइनस आई कम होगा वो कार्बोकेटायन को ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। अब कम ज़्यादा किस पे डिपेंड करेगा, तो रूल आएगा DNP, डिस्टेंस देन नंबर देन पावर। तो ध्यान दीजिए, जो दूर से लगा रहा होगा माइनस आई उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, तो सबसे दूर पे अगर तुम देखोगे मॉलिक्यूल नंबर 2 जो कि एकदम कार्बोकेटाइन से सबसे दूर पोजीशन पे है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज कौन होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी बी मॉलिक्यूल की। ठीक है, तो बी अब हमारे ऑप्शन से हट गया। ठीक है, अब हमने ये देख लिया है। नेक्स्ट बचता है ये, यानी पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सबका अगर तुम देखोगे डिस्टेंस, तो सब कार्बोकेटाइन से सेम डिस्टेंस पे ही लगे हुए हैं, देख पा रहे हो क्या। तो डिस्टेंस से अब इन पांचों में डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा, तो हम जाएंगे नंबर पे। ठीक है, जिसका नंबर कम लगा होगा वो स्टेबलाइज ज़्यादा करेगा, क्योंकि उसका माइनस आई क्या लगेगा, जिसका नंबर कम होगा कम लगेगा। तो देखो पहला ऑप्शन देखो, एक ही क्लोरीन है, एक ही OH है, एक ही फ्लोरीन है, और यहाँ पे एक ही NO2 है। ठीक है, तो बेसिकली जब एक एक ही ग्रुप लगा रहता है तो उसका आई इफेक्ट कम लगता है, तो माइनस आई भी कम लगेगा। तो अब इन चारों में डिसाइड करो कि कौन मतलब माइनस आई सबसे कम लगाएगा। तो अगर मैं माइनस आई का ऑर्डर लिखूं इसमें, कि ये जो ग्रुप्स हैं माइनस आई ऑर्डर लिखूं, हेलोजन में, OH में और आपके NO2 ग्रुप में, तो सबसे ज़्यादा जो माइनस आई इफेक्ट लगता है वो लगता है NO2 ग्रुप का। ठीक है, तो मैं माइनस आई ऑर्डर लिखता हूँ, सबसे ज़्यादा लगता है NO2 ग्रुप का। ठीक है, फिर हैलोजन्स का लगता है, और हैलोजन में कौन है, फ्लोरीन और क्लोरीन है, तो फ्लोरीन का ज़्यादा लगता है, देन क्लोरीन लगता है, और सबसे लास्ट में OH। समझना, अब जिसका माइनस आई कम लग रहा होगा वो तो ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, क्योंकि माइनस आई इनवर्स रिलेशन में होता है। तो बी हमने पहले लिखा हुआ था, अब उसके बाद में कौन आएगा, OH वाला। OH वाला कौन है भाई, C नंबर है। उसके बाद कौन करेगा, क्लोरीन। क्लोरीन कौन है, A नंबर है। ठीक है, उसके बाद कौन करेगा, उसके बाद करेगा आपको फ्लोरीन, मैंने बता दिया ना, एक मिनट, OH हुआ, क्लोरीन हुआ, फ्लोरीन कहाँ है, फ्लोरीन है ऑप्शन नंबर D में। ठीक है, उसके बाद में कौन होगा, NO2 होगा। NO2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर F में। एंड सबसे लास्ट में कौन आएगा, ये आएगा, क्योंकि इसमें देखो डिस्टेंस द नंबर में तो ये दो दो थे ना, तो इनका माइनस आई ज़्यादा लग रहा था, और माइनस आई ज़्यादा मतलब डिस्टेबलाइज्ड होगा, यानी E नंबर सबसे लास्ट में आएगा। तो इसका जो फाइनल ऑर्डर क्या बनता है, इसका फाइनल ऑर्डर बनेगा BCADFE, यानी अगर हम नंबर्स के टर्म में ऐसे बोल दें तो 2 3 1 4 6 5। ठीक है, ये दो क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया है, आपको तरीके से समझाया है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 एंड रूल नंबर 3 कैसे अप्लाई करना है। नेक्स्ट पेज पे मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इसको आप सॉल्व कीजिए, मैं इसका फाइनल आंसर लिख देता हूँ और फिर मैं कोशिश करूंगा आपको समझा दूँ। ठीक है, अच्छा ये दो क्वेश्चंस अलग अलग हैं, ध्यान देना, ये क्वेश्चन नंबर 3 है और ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इस पे भी दो क्वेश्चंस हैं, आप इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए और लेक्चर को आप यानी क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को सॉल्व कीजिए। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ध्यान दो। तो रूल नंबर 1 फेल हो रहा है, रूल नंबर 2 भी फेल हो रहा है, क्योंकि देखो रूल नंबर 1 में EN डिफरेंस नहीं है, यानी इलेक्ट्रॉन नीड चेंज नहीं हुआ है, और डिग्री चेंज नहीं हुआ है। रूल नंबर 3 पे डायरेक्ट आते हैं। कॉमन ग्रुप अगर आप देखेंगे तो इन तीनों में कॉमन ग्रुप क्या है, ये है कॉमन ग्रुप,
ठीक है। अब इसके अलावा जो एक्स्ट्रा लगा होगा वही उसकी स्टेबिलिटी और डी स्टेबिलिटी को डिफाइन करेगा। तो बताइए स्टेबिलिटी और डी स्टेबिलिटी मैं कैसे निकालूं? एक्स्ट्रा ग्रुप के हिसाब से। अब एक्स्ट्रा ग्रुप क्या लगा हुआ है? देखो, यहाँ लगा हुआ है मिथाइल जो कि एक प्लस आई ग्रुप है, यहाँ लगा हुआ है एक मिथाइल जो कि एक प्लस आई ग्रुप है, यहाँ भी लगा हुआ है एक मिथाइल जो कि एक प्लस आई ग्रुप है। तो तीनों के तीनों प्लस आई हैं, तो कैसे डिसाइड होगा? तो प्लस आई जिसका ज़्यादा लगेगा। अब ज़्यादा किसका लगेगा? तो डीएनपी रूल पे आइए, डिस्टेंस देन नंबर देन पावर। तो बताइए प्लस आई पास से लगेगा, जितना डिस्टेंस कम होगा ज़्यादा लगेगा ना। तो बताइए सबसे पास से कौन लगा रहा है? सबसे पास से तो प्लस आई इसी का लगेगा, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसका हो जाएगा? सी का। थोड़ा दूर गया स्टेबिलिटी थोड़ा कम कर पाएगा, देन कौन आएगा? ए आएगा। देन कौन आएगा? बी आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी ऑर्डर सी देन ए देन बी। ठीक है। उसी तरीके से अगर हम 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे सब कुछ सेम है, बस उस मिथाइल की जगह पे क्लोरीन लगा दिया गया है। तो इस पर माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, तो आप सभी पे लिखिए ये माइनस आई लगाता है, ये भी माइनस आई लगाता है। और जब माइनस आई लग रहा होगा तो अब जितना पास से माइनस आई लगेगा वो तो इस कार्बोकेटाइन को डिस्टेबलाइज करेगा। तो जो ज़्यादा दूर से लगा रहा होगा माइनस आई वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इस बार ऑर्डर पूरा चेंज कर जाएगा, क्योंकि माइनस आई है तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा बी का, क्योंकि सबसे दूर से माइनस आई लगा रहा है। और माइनस आई जितना कम लगेगा दूर से उतना ज़्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज होगा, यानी बी। देन उसके बाद कौन होगा? होगा ए। देन कौन होगा? आपका होगा सी। यानी ऑर्डर क्या हो जाएगा? बी देन ए देन सी। बेटा चलिए अब आंसर मिला लीजिए, बढ़ते हैं आगे। ये है क्वेश्चन नंबर 5 एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसको बताइए क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 में क्या ऑर्डर होना चाहिए? वीडियो पॉज कीजिए एंड सॉल्व कीजिए। चलो मैं इसके आंसर डिस्कस कर देता हूँ। रूल नंबर 1 कहता है ई एन ऑफ द कार्बोकेटाइन। सभी सिंगल बॉन्ड वाले हैं, ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, ठीक है, कुछ नहीं होगा। रूल नंबर 2 डिग्री, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। कॉमन क्या है सभी में? कॉमन है ये ग्रुप, ध्यान देना, ठीक है। लेकिन किसी में यहाँ डबल बॉन्ड हो गया है, किसी में यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो कॉमन तो वही है ना, सिंगल बॉन्ड तो कॉमन ही है। अब ध्यान दो इफेक्ट क्या होगा। ये जो ग्रुप एक्स्ट्रा लग रहा है इनका इफेक्ट लगेगा ट्रिपल बॉन्ड का, सिंगल बॉन्ड का, और यहाँ पे डबल बॉन्ड का, ठीक है। तो बताइए क्या मैंने पढ़ा था अभी कि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन sp होता है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन sp3 होता है, और डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 होता है। किसका en सबसे ज़्यादा है? ये 3.25 वाला, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, ये है आपका sp3.25 वाला, ये है आपका 2.5 वाला, और ये है आपका 2.75 वाला। तो बताइए कौन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा विड्रॉ कर रहा होगा? ऑब्वियस ये ग्रुप क्या करेगा? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। इसका ईएन क्या है? ज़्यादा है। और जब ईएन ज़्यादा होता है तो विड्रॉ करता है माइनस आई, इसका क्या लगेगा? माइनस आई। इसका एक एल्काइल ग्रुप है, इसका तो लगेगा प्लस आई ग्रुप, ठीक है। तो अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो गया? सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया बी, फिर हो जाएगा ए क्योंकि उसका माइनस आई कम लगता है, डबल बॉन्डेड है, कम ईएन है, और देन हो जाएगा सी। तो इसका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है दैट इज बी देन ए देन सी, ठीक है। बड़ा अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसको ही पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, मैं यहाँ पे आपको आंसर्स बता देता हूँ। पॉज करके खुद से सॉल्व करो, आंसर देन मिला लेना। अब इसमें मुझे देखना है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द कार्बोकेटाइन। देखिए सबका कार्बोकेटाइन टॉप पे बनाया गया है, और सारे ईएन वाइज भी सेम है, सभी का डिग्री भी सेम है। तो रूल 1 रूल 2 वैलिड नहीं है। अब रूल नंबर 3 पे आते हैं। ये रहा नाइट्रोजन जो कि कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, 3 है इसका। ये है ऑक्सीजन जो है 3.5 पे, यह नाइट्रोजन जो है कि 3 पे है, और ये जो है वो है 3.5 पे। तो ऑल्दो ये सारे कार्बन से ज़्यादा हैं, तो सभी का लग रहा होगा माइनस आई, ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई, एंड ये भी माइनस आई। लेकिन माइनस आई जो ज़्यादा दूर से लगाएगा उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो रूल लगाइए डीएनपी, डिस्टेंस नंबर देन पावर। किसका माइनस आई ज़्यादा लग रहा है? तो जो डिस्टेंस से पास में होगा उसका माइनस आई ज़्यादा लगेगा। तो ए और बी मॉलिक्यूल जो है ये ज़्यादा पास है कार्बोकेटाइन के, तो इनका जो माइनस आई होगा ज़्यादा लगेगा, जिसकी जिसकी वजह से इनकी स्टेबिलिटी कम होगी। ये दोनों दूर से लगा रहे हैं तो इनकी स्टेबिलिटी एज कम्पेयर्ड ए और बी से ज़्यादा होगी, ठीक है। अब इन दोनों में डिस्टेंस सेम है, नंबर भी एक ही है, एक नाइट्रोजन है एक ऑक्सीजन है, देन हम जाएंगे पावर पे। तो नाइट्रोजन का ईएन जो वैल्यू होता है 3 होता है, तो वो थोड़ा सा कम
डिस्टेबलाइज करेगा, और इसका माइनस आई ज़्यादा होता है क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका माइनस आई ज़्यादा लगेगा, जिसकी वजह से ये ज़्यादा डिस्टेबलाइज होगा और ये थोड़ा ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। तो सबसे पहले स्टेबिलिटी होगी सी की, जो डिस्टेंस वाइज भी ज़्यादा है और आई वैल्यू वाइज भी क्या है, कम है। देन हो जाएगा डी, क्योंकि वो डिस्टेंस वाइज ज़्यादा है। तो हमने डिस्टेंस लगाया था पहले ऑप्शन नंबर सी एंड डी में, डिस्टेंस से नहीं हुआ, नंबर चेक किया, नंबर वाइज भी सेम। देन पावर में नाइट्रोजन का पावर कम है माइनस आई में, तो वो ज़्यादा स्टेबलाइज कर रहा है। माइनस आई के उल्टा देखिए, इन्वर्स देखिए, जितना माइनस आई कम उतना ज़्यादा स्टेबलाइज, इसीलिए सी ज़्यादा स्टेबल है। देन डी। देन सेम पैटर्न में ए और बी में डिस्टेंस सेम, नंबर सेम, देन पावर वाइज ओ का माइनस आई ज़्यादा लगेगा, जिसकी वजह से ज़्यादा डिस्टेबलाइज रहेगा, तो ए आएगा पहले, यानी ए में स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, देन बी में होगी। यानी इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो क्या होगा, सी डी, देन ए, देन बी। आई होप मैंने आपको 6 क्वेश्चंस कराया है, आपको कॉन्सेप्ट कुछ मैच हुआ होगा, क्लिक किया होगा, आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे। आपको इससे रिलेटेड मैं ना आपको पीडीएफ दे रहा हूँ, कुछ डीपीपी काइंड ऑफ सीट है, उसको आप इस चैनल के जो वीडियोस आते हैं उनके डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप चैनल है, वहाँ पे आप ज्वाइन करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला जो एप्लीकेशन था वो था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन या फिर कार्बन फ्री रेडिकल। सेम पैटर्न में चलेगा, अभी मैं आपको कार्बन फ्री रेडिकल का भी क्वेश्चन कराऊंगा। देखो यहाँ पे कार्बन फ्री रेडिकल भी मैंने एक क्वेश्चन कहीं ऐड किया है, जस्ट अ सेकेंड। कार्बन फ्री रेडिकल मैंने ऐड किया था, नहीं है क्या? अच्छा ठीक है, सेम पैटर्न में ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मैंने कराया वो कार्बोकेटाइन की जगह पे आप कार्बन फ्री रेडिकल लगा लीजिए। नेक्स्ट एप्लीकेशन नंबर 2 पे आते हैं। एप्लीकेशन नंबर 2, एप्लीकेशन नंबर 2 है स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन बाय इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे हम कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी को कैसे देखेंगे, ये जस्ट उल्टा चलेगा कार्बोकेटाइन से। देखिए, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्ब एनायन का बढ़ेगा, जिस पे एनायन बनाया हुआ है, ये सिंगल बॉन्डेड है, ये डबल बॉन्डेड है, ये ट्रिपल बॉन्डेड है, तो ट्रिपल बॉन्डेड का ईएन ज़्यादा होने की वजह से वो अपने ऊपर में नेगेटिव चार्ज रख के ज़्यादा स्टेबल होगा। तो देखिए, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन वाला जो कार्बन आयन है वो ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज ही स्टेबल होता है। दैट इज़ वाई कार्बन आयन थ्री जो sp कार्बन का है वो ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, उससे थोड़ा कम स्टेबिलिटी होगी sp2 का, और सबसे कम स्टेबिलिटी होगा sp3 का। तो यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, स्टेबिलिटी ऑफ द एनायन, कोई भी एनायन होगा उसका बढ़ेगा। फिलहाल हम कार्बन आयन बात करें तो वो भी बढ़ेगा। अगर रूल नंबर 1 फेल हो जाता है, देन आप रूल नंबर 2 पे जाएंगे। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो, ऑब्वियस जब फेल हो जाए रूल नंबर 1, तो आप क्या करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन को बोलेंगे 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। ऐसा क्यों है भाई, अब सोच के देखो। एक एनायन तुमने बनाया, एक एनायन के ऊपर में ऑलरेडी एक नेगेटिव चार्ज है। अगर तुम कोई ऐसा ग्रुप लेकर आओगे जो कि इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ईडीजी ग्रुप होगा, तो इसका चार्ज कम थोड़ी होगा। तुम तो इलेक्ट्रॉन लेकर आओगे, ऑलरेडी इसके सरफेस पे इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, तो जो चार्ज होगा वो तो इस केस में और बढ़ने लग जाएगा, और जैसे चार्ज बढ़ेगा उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी वजह से हमें इस कार्ब एनायन को कौन से ग्रुप से अटैच कर देना चाहिए, इस कार्ब एनायन को, नेगेटिव है ये, इस कार्बन आयन को ऐसे ग्रुप से अटैच कर देना चाहिए जो कि क्या करता हो, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करता हो, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, यानी माइनस आई ग्रुप। जैसे ही इसको मैं माइनस आई ग्रुप से अटैच करूंगा, इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अपनी तरफ शिफ्ट करेगा इलेक्ट्रॉन खींच के, और इसका चार्ज क्या होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा, और जैसे चार्ज कम होगा इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो देखिए, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या थी, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, लेकिन स्टेबिलिटी ऑफ एनायन में 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री होता है। यानी अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता कि CH3, CH3 एंड CH3, ये एक एनायन है 3 डिग्री वाला, CH3, CH नेगेटिव, CH3, ये हो गया 2 डिग्री एनायन, और एक होता CH3, CH2 माइनस। इन तीनों में स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, तो आप इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा बोलेंगे, इसकी कम बोलेंगे, और उससे भी कम इसका बोलेंगे। क्यों? देखो, एनायन है, इसका चार्ज कम करने के लिए मुझे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाना है, लेकिन इसमें क्या लगा हुआ है, तीन तीन डोनेटिंग ग्रुप। अब डोनेट करेगा तो इसका चार्ज बढ़ेगा, और चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इसी वजह से इसमें हम देखेंगे सबसे कम लगा हुआ है डोनेटिंग ग्रुप, दैट इज़ वाई ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आ जाएगा, 1 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल है, देन 2 डिग्री है, देन 3 डिग्री है। 3 डिग्री में प्रॉब्लम बस इतना ही है कि उसमें तीन तीन डोनेटिंग ग्रुप लगे होते हैं, इसी वजह से एनायन की स्टेबिलिटी को कम करता है, जो कि चार्ज को बढ़ा रहा था वहाँ। अगर रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 फेल होता है तो आप रूल नंबर 3 लगाएंगे। रूल नंबर 3 कहता है कि स्टेबिलिटी ऑफ एनायन माइनस आई से
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अभी मैंने बताया जितना ज़्यादा माइनस आई ग्रुप लगा रहेगा चार्ज कम होगा और स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो इस बात का ध्यान रखना है, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो है प्लस आई के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस आई के। जितना ज़्यादा माइनस आई ग्रुप लगा रहेगा उससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, उसका चार्ज कम होगा और वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। और जितना ज़्यादा प्लस आई ग्रुप लगा रहेगा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा और एनायन पे और चार्ज बढ़ेगा तो वो डीस्टेबलाइज हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है, कॉपी नोट्स पॉइंट में ऐड कर लीजिए। अब सिमिलर पैटर्न में आपको मैं क्वेश्चंस बताता हूँ कैसे करना है और फिर आज के लेक्चर को हम कंक्लूड करेंगे। जैसे मैंने ये मॉलिक्यूल आपको दिया है, सेम क्वेश्चन वही है, राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन। कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखना है, ठीक है। आप रूल वही फॉलो करने वाले हैं, डीएनपी रूल वगैरह जो मैंने आपको पहले बताया, सब कुछ वैसे ही लगेगा। देखो, अब अगर आपको दिख रहा हो तो सब जगह मैंने एनाइन बना रखा है, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है कि स्टेबिलिटी कैसे निकालोगे, तो रूल नंबर 1 पे आइए। क्या सभी कार्बन आयन सिंगल बॉन्ड वाले ही हैं, तो ईएन से नहीं होगा। नेक्स्ट आएंगे डिग्री पे, तो ये जो इस कार्बन पे नेगेटिव है ये फर्दर कितने कार्बन से कनेक्टेड है, एक, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, ठीक है। तो अल्टीमेटली सभी का डिग्री भी सेम हो गया, रूल नंबर 2 से भी नहीं हो पाएगा। रूल नंबर 3 में आइए और रूल नंबर 3 में पहले आप कॉमन चीज ढूंढिए। तो सभी में कॉमन क्या दिख रहा है, सभी में मुझे कॉमन कुछ ऐसा ग्रुप दिख रहा है, ये ग्रुप सभी में कॉमन है, देखो दिख रहा है। एक्स्ट्रा ग्रुप क्या है, ये है क्लोरीन, ये माइनस आई, ये है क्लोरीन माइनस आई, ये भी है माइनस आई एंड ये भी है माइनस आई। अब बात आता है कि किसका माइनस आई ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि हम जानते हैं माइनस आई ज़्यादा लगेगा तो स्टेबिलिटी करेगा। किसका माइनस आई ज़्यादा लग रहा है, तो देखिए हमने पढ़ा था डीएनपी रूल, पहले डिस्टेंस को फॉलो करेंगे, देन नंबर को, देन पावर को। तो हमारा ये क्वेश्चन डिस्टेंस पे ही सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि सबका डिस्टेंस अलग अलग है। डिस्टेंस से कैसे आई इफेक्ट डिपेंड करता है, डिस्टेंस और आई इफेक्ट इनवर्स रिलेशन होता है, यानी जो पास से लग रहा होगा वो ज़्यादा लग रहा होगा। तो पास से इसमें लग रहा है ना क्लोरीन माइनस आई, तो माइनस आई इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा क्योंकि पास से लग रहा है। और माइनस आई जब पास से लगेगा तो ज़्यादा लगने की वजह से स्टेबिलिटी इस एनायन की सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा कौन होगा, डी। देन थोड़ा दूर हो गया कौन, सी। उससे दूर कौन हो गया है, बी। देन उससे सबसे दूर कौन हो गया है, ए। इसका माइनस आई बहुत दूर से लग रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी को कम बढ़ा पाएगा, यानी ज़्यादा डीस्टेबलाइज कंडीशन में रहेगा। सिमिलरली ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए, मैं इसका आंसर आपको तब तक बोल देता हूँ। ध्यान दीजिए, रूल नंबर 1 फेल हो रहा है, रूल नंबर 2 फेल हो रहा है, डायरेक्ट रूल नंबर 3 पे आते हैं। कॉमन ग्रुप अगेन क्या है इसमें, यही एक कॉमन ग्रुप है, ठीक है। इनमें चेक करते हैं एक्स्ट्रा ग्रुप क्या लगा हुआ है। यहाँ पे एक्स्ट्रा ग्रुप है साइनाइड जिसका लगता है माइनस आई, यहाँ पे एक्स्ट्रा ग्रुप है NO2 जिसका इफेक्ट है माइनस आई, यहाँ पे लगा हुआ है दो क्लोरीन जो कि है माइनस आई एंड माइनस आई, एंड यहाँ पे लगा हुआ है एक क्लोरीन जो कि है माइनस आई और दूसरा फ्लोरीन जो कि है माइनस आई। अब लगेगा किसका माइनस आई ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि सब तो स्टेबलाइज ही करने के लिए लगे हुए हैं। अब किसका ज़्यादा लगेगा ये डिपेंड करेगा डीएनपी रूल पे। तो सबसे पहले डिस्टेंस देखिए, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस देखिए, ज़्यादा दूर हो गया, ये दूर हो गया, ये दूर हो गया। तो जो पास से लगा रहा होगा सबसे स्टेबलाइज होगा, यानी ए सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अब बी सी डी में देखिए डिस्टेंस सभी का सेम है, ये देखो यहीं लगा है, ये देखो यहीं लगा हुआ है, ये देखो यहीं लगा हुआ है। तो डिस्टेंस से नहीं होगा तो नंबर पे आइए, जो नंबर में ज़्यादा लगा होगा वो ज़्यादा माइनस आई लगाएगा। तो इन दोनों में देखिए नंबर दो दो है, इनमें सिर्फ एक NO2 ग्रुप लगा हुआ है, तो इनका माइनस आई सी और डी का माइनस आई ज़्यादा है तो ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। अब सी और डी में देखो डिस्टेंस सेम, नंबर सेम, देन पावर पे जाइए। अब पावर में क्लोरीन का माइनस आई ज़्यादा कि फ्लोरीन का, ऑब्वियस ये दो क्लोरीन जो हैं वो कम कम माइनस आई लगा रहे होंगे, ठीक है। लेकिन फ्लोरीन जो है ज़्यादा माइनस आई लगा रहा होगा, तो अल्टीमेटली इन दोनों का इफेक्ट जो होगा ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा माइनस आई किसका लगा फिर, डी का। तो ए के बाद आ गया डी, देन कौन आएगा, सी, देन कौन आएगा, बी। तो ये हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑर्डर। क्योंकि बी सबसे लास्ट में क्यों आया, क्योंकि उसमें एक ही ग्रुप था और ज़्यादा डिस्टेंस पे लगा हुआ था, तो हमने बोल दिया ए डी सी बी विल बी दी स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द एनायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 एंड नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। वीडियो पॉज कीजिए, आप भी सॉल्व कीजिए, इसको मैं भी करवा देता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 3 में कॉमन ग्रुप आपको दिख गया होगा। कॉमन ग्रुप क्या है? एक ऐसा, यहाँ पे अच्छा ये कार्बोकेटायन है, ध्यान देना, ये मैंने गलती से यहाँ पे कार्बोकेटायन वाला क्वेश्चन डाल दिया है। कोई बात नहीं, कार्बोकेटायन की इस बार स्टेबिलिटी बता लेते हैं। तो कॉमन ग्रुप देखने के बाद ये जो ग्रुप है वो है माइनस आई, ये दोनों के दोनों माइनस आई, ये भी माइनस आई, ये भी दोनों माइनस आई, और ये दोनों भी माइनस आई। तो अल्टीमेटली सब कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। कार्बोकेटायन माइनस आई से डिस्टेबलाइज होता है और प्लस आई से स्टेबलाइज होता है। चलिए, तो अब आता है अगेन डीएनपी, डिस्टेंस देन नंबर देन पावर। तो मुझे इस बार डिस्टेंस ज़्यादा चाहिए क्योंकि सब माइनस आई वाले हैं। जितना माइनस आई दूर से लगेगा उतना ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो सबसे ज़्यादा दूर पे कौन है? अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा दूर पे मुझे दो दिख रहे हैं, एक ये ऑप्शन नंबर 5 एंड ऑप्शन नंबर 3। ये देखो इनका डिस्टेंस क्या है और बाकियों से क्या है, ज़्यादा दूर है। अब इन दोनों का जो सी एंड ई है, यानी तीसरा और पांचवा है, इनमें डिस्टेंस सेम है, नंबर इन दोनों का ज़्यादा है ऑप्शन नंबर 5 में। तो इसका माइनस आई ज़्यादा लगेगा, यानी पहले स्टेबल हो जाएगा सी नंबर, देन स्टेबल कौन होगा? आपका ई नंबर। ठीक है, सी इसलिए क्योंकि इसमें माइनस आई कम लगा, सी देन ई। तो ये ऑप्शन हट गया, ये ऑप्शन हट गया। अब ए बी और डी में कंपेयर करना है। तो ए बी और डी में अगर हम ध्यान दें तो ए में अगेन डीएनपी रूल लगाइए, क्योंकि डीएनपी में डिस्टेंस देखिए, सबसे पहले डिस्टेंस सभी का सेम है, देन जाएंगे नंबर पे एंड देन जाएंगे पावर पे। डिस्टेंस नंबर देन पावर, तो डिस्टेंस वाइज देखिए सब कुछ सेम है तीनों में, ए बी और डी के अंदर में, तो डिस्टेंस सेम हो गया। देन आता है नंबर, नंबर वाइज ये दोनों ज़्यादा लगा रहा है। ठीक है, मतलब आपका दो है ना, फ्लोरीन और क्लोरीन है, और इधर पे क्लोरीन और क्लोरीन है। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है बेटा, एक मिनट रुक जाओ, मैं आता हूँ। ओके, तो हम लोग कहाँ थे? वापस से मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर देता हूँ। तो हम लोगों ने देखा कि ये जो ग्रुप्स हैं वो सारे माइनस आई ग्रुप हैं, और माइनस आई जो है कार्बोकेटायन की, ये मैंने आपको बता रखा है कि जो कार्बोकेटायन होता है इसको स्टेबलाइज करने वाले ग्रुप को हम कहते हैं प्लस आई, और जो माइनस आई लगाएगा वो उसको डिस्टेबलाइज करेगा। करेक्ट? तो देखिए माइनस आई सभी डिस्टेबलाइज ही कर रहा होगा। अब जिसमें ज़्यादा माइनस आई लगेगा, ठीक है, तो उस वो ज़्यादा डिस्टेबलाइज हो जाएगा। तो ध्यान देना, पहले हम ज़्यादा नंबर पे नहीं जाएंगे, डिस्टेंस पे जाएंगे। तो डिस्टेंस वाइज देखिए, कार्बोकेटायन से ये एक कार्बन छोड़कर है, ये भी एक कार्बन छोड़कर है, ये दो कार्बन छोड़कर है। ठीक है, ये दो कार्बन छोड़कर है, ये भी दो कार्बन छोड़कर है। ज़्यादा दूर से लगने की वजह से इसका माइनस आई कम लगेगा, इस वजह से ये दोनों ज़्यादा स्टेबल होंगे एज कम्पेयर अदर्स। अब इन दोनों में डिस्टेंस सेम, तो नंबर पे देखिए ये नंबर में ज़्यादा है, तो माइनस आई इन दोनों में इसका ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो गया? सी देन ई। अब बचता है ये तीन, जिनका यानी ए बी और डी ऑप्शन, इनका डिस्टेंस सेम है। देन नंबर देखिए, इन दोनों में नंबर ज़्यादा है तो इनका माइनस आई ज़्यादा होगा, यानी फिर आएगा ए। देन बी और डी में आप देखिए डिस्टेंस सेम, नंबर सेम, पावर वाइज इन दोनों में फ्लोरीन का पावर ज़्यादा होता है ना, इधर फ्लोरीन ज़्यादा है, क्लोरीन कम ही होता है, दोनों क्लोरीन कम कम ही होता है। तो बी का ज़्यादा लगेगा माइनस आई, इसीलिए इसके बाद आ जाएगा डी, देन आएगा बी। तो दिस विल बी दी करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दी पांच ये जो गिवन कंपाउंड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान दीजिए। ये कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी नहीं है, ये कार्ब एनायन है, ध्यान देना। तो कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर में अगर हम देखेंगे तो कार्ब एनायन में माइनस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए और प्लस आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो आपको रूल नंबर 1 सभी का डिग्री सेम, दूसरा रूल नंबर 2 सभी का सॉरी ईएन सेम था रूल नंबर 1 में, सेकंड में डिग्री सेम, थर्ड है आपका कॉमन ग्रुप ढूंढना। तो सभी में कॉमन ग्रुप क्या है? ये हेक्सागोनल रिंग विद अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसी एनायन की स्टेबिलिटी देखनी है। तो एक्स्ट्रा ग्रुप क्या लगा हुआ है? साइनाइड जो कि माइनस आई ग्रुप होगा, क्लोरीन जो कि एक माइनस आई ग्रुप होगा, OH जो कि एक माइनस आई ग्रुप होगा, Cl जो कि एक माइनस आई ग्रुप होगा, और NO2 अगेन एक माइनस आई ग्रुप होगा। तो माइनस आई जितना लगा होगा वो तो सब तो स्टेबलाइज ही कर रहा होगा कार्बन आयन को। अब जो जितना पास से लगाएगा वो उतना ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। तो पास से लगाने वाला सबसे ज़्यादा कौन है?
ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी, ये ज़्यादा पास हैं कार्बन आयन के। इन दोनों भी देखो तो डिस्टेंस सेम हो गया। देन नंबर, नंबर वाइज भी सेम ही है, तो पावर, पावर वाइज कौन ज़्यादा, हेलोजेंस का माइनस आई ज़्यादा लगता है, यानी सबसे ज़्यादा हो जाएगा डी, देन हो जाएगा सी। अब इन तीनों में देखिए ए बी एंड ई के अंदर में डिस्टेंस तीनों का सेम है। देन नंबर वाइज देखेंगे, ठीक है, तीनों एक एक ही लगा हुआ है, साइनाइड भी एक ही है और आपको क्लोरीन यानी जो हेलोजन है वो भी एक ही है। देन आता है पावर, पावर वाइज, और एनओ भी कितना है, NO2 भी कितना लगा हुआ है, एक ही लगा हुआ है। तो डिस्टेंस हो गया, नंबर हो गया, देन पावर वाइज। अगर हम माइनस आई का पावर देखें तो सबसे पहले कौन आता है, NO2 आता है, तो ये सबसे ज़्यादा माइनस आई लगा रहा होगा, तो उसके बाद कौन आ जाएगा, ई, ठीक है। उसके बाद सी और हमारा बचता है क्लोरीन, तो साइनाइड और क्लोरीन में साइनाइड ज़्यादा होता है, यानी आपका हो जाएगा ए, एंड देन हेलोजन सबसे लास्ट में चला जाएगा, यानी आपका हो जाएगा बी। तो इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, DCEAB, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन का आंसर किया है। आप आंसर मैच कीजिए, अगर कोई दिक्कत होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 5 एंड ये है क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 में 8 ऑप्शंस हैं, ठीक है, 8 ऑप्शंस या फिर 8 मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे भी रूल नंबर 1 फेल हो रहा है, रूल नंबर 2 फेल हो रहा है, फटाफट कर देते हैं। रूल नंबर 3 में ये कॉमन चीज़ तो वही है, आपको सभी में कॉमन ये दिख रहा होगा, ये ग्रुप, ठीक है। और इसमें क्या है, साइनाइड जो कि एक माइनस आई ग्रुप है, इसमें है एक NO2 जो कि एक माइनस आई ग्रुप है, इसमें दो दो क्लोराइड है जो कि दोनों माइनस आई एंड माइनस आई पे बैठे हुए हैं, और एक क्लोरीन फ्लोरीन है, दोनों ये माइनस आई ग्रुप है। अब जिसका माइनस आई ज़्यादा होगा वो ज़्यादा आपको स्टेबलाइज करेगा। तो सबसे ज़्यादा कैसे डिसाइड करोगे, DNP से डिसाइड करोगे, डिस्टेंस, डिस्टेंस में सबसे करीब यही दिख रहा है, बाकी सबका डिस्टेंस ज़्यादा है, तो ए सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। अब इन तीनों में देखिए डिस्टेंस दूर हो गया है और तीनों का डिस्टेंस बराबर है, डिस्टेंस सेम। देन नंबर पे आइए, नंबर वाइज कौन ज़्यादा है, नंबर वाइज ये लास्ट के दो ज़्यादा हैं, उसमें भी नंबर सेम हो गया। तो पावर पे आइए, पावर में ये दोनों ज़्यादा होगा, कि एक क्लोरीन फ्लोरीन है, फ्लोरीन का तो ये ज़्यादा होता है, तो आपका ए के बाद डी ज़्यादा स्टेबल होगा, देन होगा सी, देन होगा ए, सॉरी ए नहीं, आपका बी नंबर। तो डी, सॉरी ADCB विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ दीज एनाइंस। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम है, एनायन की स्टेबिलिटी बतानी है। अब ये कौन कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, पहले उसके लिए कॉमन ढूंढ लीजिए। तो कॉमन सभी में ये ग्रुप आपको कॉमन दिख रहा होगा, इसमें NO2 एक्स्ट्रा लगा हुआ है, NO2 है माइनस आई, OH अगेन माइनस आई, CHO माइनस आई ग्रुप है, यानी एल्डिहाइड ग्रुप है, साइनाइड इज माइनस आई, यहाँ पे OCH3 माइनस आई, क्लोराइड माइनस आई, ये है मिथाइल जो कि एक एल्काइल ग्रुप है प्लस आई, और ये है ब्रोमीन जो कि एक माइनस आई। तो आपको ये बात सिंपल समझ में आ गया होगा कि जो प्लस आई ग्रुप है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। कितने दूर से भी लगा रहा हो, हम माइनस आई में ना पावर चेक करेंगे, जो प्लस आई है वो तो कितना दूर से भी लगाएगा वो थोड़ा मोड़ा स्टेबलाइज ही कर रहा होगा। यानी सबसे पहले अगर मैं इनको ABCD के हिसाब से दे दूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये EFG और H है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा G, ठीक है। उसके बाद देखिए माइनस आई, अब सभी का माइनस आई है, और सबसे मज़ेदार बात क्या है, इन सभी का डिस्टेंस सेम है, देख लीजिए, नंबर भी सेम है, बस पावर देखना है। तो अब पावर में अब मुझे अगर आपको ऑर्डर नहीं याद है तो पावर में सबसे ज़्यादा कौन आता है, माइनस आई में NO2 आता है, ठीक है। देख रहे हैं ना कौन कौन सा ग्रुप है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, NO2 ग्रुप है, तो NO2 ग्रुप सबसे ज़्यादा लगेगा, फिर लगेगा साइनाइड ग्रुप, साइनाइड ग्रुप भी है अपने पास में, उसके बाद अपने पास में CHO ग्रुप है वो आता है, फिर उसके बाद में हेलोजन आता है। हेलोजन में कौन कौन है, अपने पास में है क्लोरीन एंड ब्रोमीन ना, तो क्लोरीन ज़्यादा होगा, देन होगा ब्रोमीन, हेलोजन खत्म होने के बाद कौन आता है, OR ग्रुप आता है, यानी एल्कॉक्सी, यानी अपना OCH3 होगा। ये मैं प्लस माइनस आई का ऑर्डर लिख रहा हूँ, ठीक है। OCH3 के बाद कौन सा ऑर्डर होगा, OH भी है ना, OH होगा, और कितने हो गए आपके, 3 या 7 हो गए ना, सारे मैंने कवर कर दिए। तो आपको G नंबर सबसे पहले हो गया, फिर NO2 वाला का माइनस आई सबसे ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा स्टेबलाइज कर रहा होगा। ओह शिट, मैंने क्या लिख दिया है, माइनस आई की स्टेबिलिटी देख रहे हैं ना, सॉरी कार्बन आयन, तो कार्बन आयन में तो G सबसे लास्ट में जाएगा, अगले प्लस आई उसको डिस्टेबलाइज करता है। ध्यान दीजिए, कार्ब एनायन, इसकी स्टेबिलिटी माइनस आई से बढ़ेगी और प्लस आई से घटेगी, तो G तो सबसे लास्ट में आएगा क्योंकि प्लस आई लग रहा है उसमें सबसे लास्ट में। अब माइनस आई सबसे ज़्यादा किसका है, NO2 का, तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, यानी मेरे लिए सबसे पहले आंसर हो जाएगा A नंबर, ठीक है। फिर साइनाइड वाला कौन है, D नंबर, फिर CHO वाला कौन है, C नंबर,
उसके बाद में कौन है क्लोरीन वाला कौन है भाई, एफ नंबर। उसके बाद कौन है ब्रोमीन वाला यानी एच नंबर। उसके बाद कौन है ब्रोमीन के बाद ओ सी एस थ्री वाला कौन है, ई नंबर। उसके बाद कौन है ओ एच वाला, ओ एच वाला कौन सा ग्रुप है आपका, बी नंबर। और सबसे लास्ट में कौन आएगा, जी नंबर। तो दिस विल बी दी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। बस इसमें क्या था, प्लस आई था, तो प्लस आई तो स्टेबिलिटी डिक्रीज ही कर रहा होगा, ठीक है। और बाकी ये सब में माइनस आई है, और माइनस आई जितना ज़्यादा लग रहा था वो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा था, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया है। तो आप एक बार आंसर मिला लीजिए अपना, और इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो बेटा देखो, मैंने आज के लेक्चर में आपको मैंने प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट समझाया। उससे रिलेटेड जो दो एप्लीकेशंस हैं, यानी स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन, दूसरा है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। और मैंने कार्बन फ्री डिकल बोला है कि सेम पैटर्न में चलेगा, तो आप उसको सेम पैटर्न में ही रखिएगा। कोई भी ऐसा डिस्टरबेंस वाला चीज़ नहीं है कि कोई आपको गलती होने वाला है। जहाँ कोई क्वेश्चन अगर आएगा अपकमिंग टॉपिक्स के अंदर में, जहाँ मुझे स्पेशली कार्बन आयन के बारे में या फिर कार्बोकेटाइन के बारे में और कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में अलग से कोई स्टेबिलिटी बात करना होगा आई इफेक्ट से, तो मैं वहाँ बात करूँगा, ठीक है। और वैसे भी मैं जब आपको रेजोनेंस और ये सारी चीज़ें जब हम हाइपर कॉन्जुगेशन वगैरह पढ़ लेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कुछ एक्सेप्शनल ऑर्डर जहाँ पे हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है नहीं लग पाता। तो फिलहाल के लिए आपने जब जो भी चीज़ें पढ़ी हैं सब कुछ ठीक है और बहुत सिंपल है। तो इसको जिस तरीके से मैंने समझाया है उस तरीके से रखिए, और बहुत ही जल्दी मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।